हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। फ्रेंड्स, ये लेक्चर एंशिएंट इंडिया का 12th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन द पेनिनसुला। इसके अलावा दोस्तों, जो आरएस शर्मा वाली एनसीईआरटी है उसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी दिए हुए हैं और वो टॉपिक भी हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने नया नया हमारा ये चैनल ज्वाइन किया है, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत 17 मार्च से हो चुकी है और हमारा ये इनिशिएटिव 20 जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि हमारा ये इनिशिएटिव एकदम फ्री है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे जहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन हम लोग यहाँ पे कवर करवा रहे हैं एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल हम लोग करवा रहे हैं। संडे को एक तो सीसेट की क्लासेस हो रही हैं और दूसरा डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है, जहाँ पे आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को रिजोल्व कर सकते हो। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिससे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, भले ही प्रीलिम्स स्टेज हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू स्टेज हो। इसलिए दोस्तों, हमारे इस इनिशिएटिव से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इनिशिएटिव को आप अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव को फॉलो कर सकें। अगर दोस्तों आपको इस क्रैश कोर्स का डिटेल शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जानना हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों, हम आते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमने डीप साउथ हिस्ट्री को देखा था, उसको हम कहते हैं फर्स्ट फेज। ठीक है, अगर हम साउथ की बात करें तो जो संगम पीरियड था 300 बीसी से 300 एडी वाला, इसको हम फर्स्ट फेज कहते हैं। इसके बाद एडी 300 से 750, इसको हम साउथ में सेकंड हिस्टोरिकल फेज के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो हमने उसमें देखा था कि जो डेक्कन वाला एरिया है, मीन्स दोस्तों, अगर ये इंडिया का मैप है तो ये अगर डेक्कन वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमने देखा था कौन सा एम्पायर रूल कर रहा था, सातवाहन। ठीक है, और फिर इसके नीचे हमने देखा था कि तमिल किंगडम्स थे, चोला, चेरा, पांड्या, वो इस तरह से रूल कर रहे थे। अब दोस्तों, इसके अलावा कुछ एरिया ऐसा भी था जहाँ पे किसी तरह का रूल नहीं था, बट वहाँ के जो लोग थे वो आसपास वाले जो किंगडम थे उन्हीं के प्रति उनकी निष्ठा होती थी। अब दोस्तों, ये वाला जो फेज था 300 से 750 एडी वाला, इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी सारे नए स्टेट्स जो हैं उनका एमरजेंस हमको इस पीरियड में देखने को मिलता है। एंड दोस्तों, वही हमारा आज का टॉपिक है। अगर हम बात करें कि उसमें प्रमुख किंगडम कौन से थे, तो वो थे पल्लवाज ऑफ कांची, चालुक्याज ऑफ बदामी एंड पांड्याज ऑफ मदुरई। अब दोस्तों, इन सब के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स, जो फर्स्ट फेज था संगम पीरियड वाला, हमने उसमें क्या क्या चीज़ें देखी थी, जैसे कि काफ़ी बड़े लेवल पे क्राफ्ट एक्टिविटीज़ होती थी, ट्रेड एक्टिविटी होती थी, कॉइन्स का यूज़ हमने देखा था, टाउन्स डेवलप हुए थे। लेकिन दोस्तों, जब हम सेकेंड फेज की बात करते हैं 300 एडी से 750 एडी वाला जो फेज़ है, इसमें हमको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ट्रेड में डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है, टाउन्स और जो कॉइन्स के यूज़ थे उसमें भी हमको गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जो लैंड ग्रांट्स वाला कॉन्सेप्ट है वो इस फेज में हमको काफ़ी बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जो फर्स्ट फेज था हमने देखा था उसमें बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। लेकिन अब जो सेकेंड फेज हम लोग देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो ब्राह्मणिज्म है उसका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहाँ तक जैनिज्म की बात है, अब ये केवल कर्नाटका वाला जो एरिया है, केवल वहीं पे जैनिज्म कन्फाइन हो जाता है।
जो पेनिनसुला वाला एरिया है वहाँ पे क्योंकि ब्राह्मणिज्म काफ़ी बड़े लेवल पे फॉलो किया जा रहा है, तो हम देखेंगे कि जो अब हमारे नए किंगडम बनेंगे वहाँ पे वैदिक सेक्रीफाइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस एरिया में हमको स्टोन टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। और ये टेम्पल्स किसको डेडिकेट किए जाते हैं? शिवा एंड लॉर्ड विष्णु को। जो हमारा साउथ इंडिया था, जो डीप साउथ इंडिया था, चोला चेरा पांड्या, जिसको हम लैंड ऑफ मेगालिथिक कहते थे, इस फेज में अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लैंड ऑफ टेम्पल्स में। दोस्तों इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग आर्किटेक्चर को डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इस वाले लेक्चर में हम इन किंगडम्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब दोस्तों इसके अलावा जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, तो इस पीरियड में जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो इस एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। तो दोस्तों ये तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो हमको ज़रूरी होगी आगे के टॉपिक्स को समझने में। अब दोस्तों हम वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट किंग्स हैं, इम्पोर्टेंट एम्पायर्स हैं और उनके दौरान जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं जिस पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, उनको अब हम समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वाका टाकास की, और इनका टेन्योर कब से कब तक का था? 250 से लेके 500 एडी के बीच में। अब दोस्तों हमने देखा था कि जो सातवाहन थे वो डेक्कन वाले एरिया में इनका रूल था, ठीक है। अब दोस्तों जब सातवाहन एम्पायर का ब्रेकडाउन होता है तो वो ब्रेकडाउन दो नए एम्पायर्स में होता है। एक पोर्शन होता है वेस्टर्न और एक पोर्शन होता है ईस्टर्न पोर्शन। जो वेस्टर्न पोर्शन है उसको हम कहते हैं वाकाटका एम्पायर, जबकि जो ईस्टर्न पोर्शन है उसको हम कहते हैं इक्ष्वाकुश एम्पायर। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, इक्ष्वाकुश एम्पायर। दोस्तों इसको हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे, वो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। फ्रेंड्स देखिए ये जो मैप है इसमें आप सातवाहन किंगडम की टेरिटोरियल एक्सटेंट को देख सकते हो। ये एम्पायर है वाकाटका एम्पायर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इक्ष्वाकुश जो था वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, वो भी हम मैप में समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों ये जो वाकाटका एम्पायर है इसको पुराण में किस नाम से बताया गया है? विंध्याकाज, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब फ्रेंड्स जब हम डेक्कन वाले पोर्शन में वाकाटका की बात करते हैं तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि उस समय नॉर्दर्न एरिया में किस डायनेस्टी का रूल चल रहा था? तो वो डायनेस्टी थी गुप्ता डायनेस्टी। फ्रेंड्स हमने बात की थी कि जो चंद्रगुप्त II हैं उन्होंने अपनी डॉटर प्रभावती, उसकी जो शादी है वो वाकाटका प्रिंस से करवाई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब हम डेकान में वाकाटका की बात करते हैं तो उस समय उनके कंटेम्प्रेरी नॉर्थ में कौन थे? गुप्ताज। अब फ्रेंड्स ये जो वाकाटकास थे ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे और उसमें भी स्पेशली शैविज्म, भगवान शिव के को ये पूजा करते थे। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी रिलीजन्स के प्रति टॉलरेंट नहीं थे, इन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा क्योंकि ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो काफ़ी सारे वैदिक सेक्रीफाइसेस भी ये लोग परफॉर्म करते थे, जैसे कि अश्वमेघ, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? वाजपेय। तो इस तरह के वैदिक सेक्रीफाइसेस भी इन लोगों के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। अब दोस्तों ये जो वाकाटका है इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे अक्सर सवाल बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में मेजर रोल प्ले किया था। दोस्तों आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। हमने देखा था कि किस तरह से चंद्रगुप्त II अपनी डॉटर की शादी वाकाटका प्रिंस से करवाते हैं और फिर उसका फ़ायदा लेके चंद्रगुप्त II जो हैं वो जो गुजरात वाला एरिया है उस पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो एरिया था वाकाटका किंगडम वाला, ये एक चैनल बनता है, एक ब्रिज बनता है ताकि ब्राह्मणिकल आइडियाज़ नॉर्थ से साउथ में आ सकें। इसके अलावा दोस्तों इनका किंगडम, इनका रूल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अजंता केव के कंस्ट्रक्शन में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अब दोस्तों जो वाकाटका किंग्स थे ये काफ़ी सारे थे, वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स मैंने नोट्स में यहाँ पे सारे किंग्स बताए हुए हैं, लेकिन वो सब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं भी लिमिटेड किंग्स को ही डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स जो इनके फाउंडर थे उसका क्या नाम था? विंध्य शक्ति, 250 से 270 CE के बीच में। और इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अजंता इंस्क्रिप्शन में इनको द्विजा के नाम से
डिस्क्राइब किया गया है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इनके सेकंड किंग आते हैं प्रवर्सना 1 270 से 330 एडी के बीच में इनका कार्यकाल था। अब दोस्तों जब इनकी डेथ होती है तो वाकाटका किंगडम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद की डिटेल मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता वो हमारे काम की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नोट्स में ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा हरिसेना को। 475 से लेके 500 एडी के बीच में इनका कार्यकाल था। अब दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पैट्रोनाइज किया था और इनका संबंध है अजंता की जो केव्स हैं उनके साथ, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दोस्तों जो हमने देखा था प्रवरसेना 1 की डेथ के बाद वाकाटका किंगडम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो वो दोनों इस पीरियड में यूनाइटेड हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हरिसेना का टेन्योर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों हमने देखा था कि जब सातवाहन किंगडम का ब्रेकअप हुआ था तो जो वेस्टर्न साइड थी उसमें आए थे वाकाटकाज, और जो ईस्टर्न साइड है दोस्तों आप इस मैप में देख सकते हैं, ये किंगडम है इक्ष्वाकुश किंगडम। अब दोस्तों इनके बारे में अहम जानकारी क्या है कि जो कृष्णा गुंटूर वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इनका कंट्रोल हुआ करता था और यहीं पर इन्होंने लैंड ग्रांट्स की जो प्रैक्टिस थी उसको स्टार्ट किया था। हम स्तूपा की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि जो नागार्जुन कोंडा वाला एरिया है वहाँ पे जो हमको मोन्यूमेंट्स मिले हैं उनका संबंध किस डायनेस्टी से है, इक्ष्वाकुश डायनेस्टी से है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो भगवान राम हैं, जो लॉर्ड राम हैं, वो भी इक्ष्वाकुश डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो क्या ये दोनों डायनेस्टी सेम है? तो दोस्तों देखिए, जब कोई एक नई ट्राइब एक सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल करती है, ठीक है, तो वो कंट्रोल इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो अब वो ट्राइब कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करती है या ऐसे ऐसे प्रयास करती है जिससे सोसाइटी पे उसका कंट्रोल बढ़ जाए। और दोस्तों हमने देखा है कि सबसे जो मेन चीज़ ऐसी ट्राइब करती थी वो क्या थी, अपना संबंध किसी डिवाइन ओरिजिन से जोड़ लेती थी। हमने देखा था कि कोई देवपुत्र है, कोई देवों के प्रिय हैं, कोई खुद देव हैं, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो इक्ष्वाकुश ने अपने आप को इस डायनेस्टी से जोड़ा, क्यों? क्योंकि वो जो सोसाइटी थी उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं चालुक्याज। फ्रेंड्स जब डेक्कन वाले पोर्शन में वाकाटका और इक्ष्वाकुश का एम्पायर खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक नया एम्पायर, एक नई डायनेस्टी आती है और ये डायनेस्टी होती है चालुक्य डायनेस्टी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसकी भी 3 ब्रांच होती हैं। सबसे पहली ब्रांच है बदामी चालुक्य। दोस्तों ये सबसे पहले वाले चालुक्यस थे और इनकी कैपिटल थी बदामी, मतलब कर्नाटका में। और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे उनका क्या नाम है, पुलकेशिन सेकेंड। दोस्तों हमने देखा था कि जो हर्षवर्धन है वो साउथ की तरफ बढ़ना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि चालुक्य किंग थे पुलकेशिन सेकेंड, वो उनको हरा देते हैं। तो दोस्तों इससे हम क्या समझते हैं कि इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे नॉर्थ में, वर्धन डायनेस्टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना होगा कि जब डेक्कन वाले एरिया में चालुक्य अपना रूल कर रहे थे तो उस समय नॉर्थ में कौन था, वर्धन डायनेस्टी। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट ब्रांच तो हमने देखी, जो सेकंड ब्रांच है वो है ईस्टर्न चालुक्याज। एंड दोस्तों जो ईस्टर्न चालुक्य थे इनकी कैपिटल थी वेंगी में, तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना होगा। फ्रेंड्स इस वाले मैप में आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये चालुक्यन किंगडम है, यहाँ पे आपको वेंगी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी छोटे छोटे किंगडम आप इस मैप में देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों ये जो मैप है, ये चालुक्य एम्पायर जब अपने पीक पे था तो उसका जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था वो इस मैप में दिखाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये दोनों मैप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब फ्रेंड जो तीसरी ब्रांच है वो है वेस्टर्न चालुक्य, ठीक है। ये 10th सेंचुरी में आती है और इनका पावर सेंटर कहाँ का होता है, कल्याणी, और ये हम मिडिवल इंडिया में पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब कोई नई ट्राइब
बहुत बड़े एम्पायर पे कब्जा करते हैं तो वो अपने आप को किसी डिवाइन ओरिजिन से जोड़ते हैं, और वैसी ही चीज़ चालुक्याज ने भी की थी। उन्होंने अपने आप को ब्रह्मा, मनु या फिर मून मतलब चंद्रवंशी बताया था। और वो ये भी कहा करते थे कि उनके पूर्वज, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो अयोध्या में रूल करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इन सब पे सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे जो बादामी वाले चालुक्य हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इस डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, चालुक्यास के जो फर्स्ट रूलर थे वो थे जयसिम्हा 500 से 520 एडी, लेकिन फाउंडर माना जाता है पुलकेशिन वन को 543 एडी से 566 एडी के बीच में। एंड दोस्तों क्योंकि ये भी ब्राह्मण थे तो हम देखते हैं कि जो वैदिक सेक्रीफाइसेस थे वो इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब दोस्तों इनके जो ग्रेटेस्ट किंग थे, सबसे मेन जो किंग थे वो थे पुलकेशिन सेकंड 609 से 642 एडी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखिए इनके कार्यकाल के दौरान जो चालुक्य एम्पायर था उसमें काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सपेंशन होता है, इसलिए पुलकेशिन सेकंड इनके ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं। उनका बर्थ नेम क्या था? इराया। अब दोस्तों हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है पुलकेशिन सेकंड के बारे में वो काफ़ी कुछ हमको पता चलती है ए होले इंस्क्रिप्शन से, और ये कब के हैं? 634 एडी के हैं। एंड दोस्तों इनको किसने लिखा था? जो इनके कोर्ट पोएट थे रविकृति, उनके द्वारा इसको लिखा गया था। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? जुआन जैंग इन्हीं के किंगडम में विजिट करते हैं तो अक्सर इस पे सवाल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था कि जब हर्षवर्धन साउथ में एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो पुलकेशिन सेकंड उनको हरा देते हैं, तो ये भी इनसे जुड़ी अहम जानकारी है। इसके अलावा दोस्तों ये जो चालुक्यास थे इनका पल्लवास जो दूसरी एक डायनेस्टी थी उनके साथ इनका काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो पुलकेशिन सेकंड थे वो पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन को डिफीट कर देते हैं, उनको हरा देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, उसके जो बेटे होते हैं, महेंद्र वर्मन के जो बेटे थे नरसिम्हा वर्मन जो कि पल्लवा किंग थे, वो पुलकेशिन सेकंड को हरा देते हैं, उनको मार देते हैं, और फिर होता क्या है कि बादामी के ऊपर पल्लवा कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद की भी कहानी है वो हम आगे देखेंगे, अभी इतना हमें समझना आवश्यक है। अब दोस्तों इसके अलावा दो तीन चीज़ें और हैं, वो ये कि पर्शियन मिशन जो है वो पुलकेशिन सेकंड के द्वारा रिसीव किया गया था। इनके डिप्लोमेटिक संबंध थे जो पर्शियन किंग थे खुसरो टू के साथ, तो ये अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं इनके बारे में। अब दोस्तों जो आखिरी चालुक्य रूलर थे उनको हार का सामना करना पड़ता है, और कौन उनको हराता है? राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्गा। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इवेंट कब हुआ था? 757 एडी में। एंड दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं एक नई डायनेस्टी का एमरजेंस होता है, और वो डायनेस्टी कौन सी है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अब दोस्तों इसके अलावा इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काफ़ी इन्होंने अपना रोल प्ले किया था, लेकिन वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, वो चीज़ हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है वो आती है पल्लवास। फ्रेंड्स इनका टाइमलाइन आप देख सकते हैं 275 से 897 एडी। अब दोस्तों पल्लवा का मतलब क्या होता है? क्रीपर, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लता या फिर बेल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब दोस्तों ये जो पल्लवा डायनेस्टी है, अगर आप इसका एक्सटेंड देखना चाहेंगे तो आप इस मैप में देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब यहाँ पे चालुक्य अपना रूल कर रहे थे तो उस समय यहाँ पे हमको पल्लवा डायनेस्टी देखने को मिलती है। दोस्तों ये मैप से आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जब साउथ में चालुक्याज एंड पल्लवास थे तो उस समय नॉर्थ में कौन था? हर्षा एम्पायर था। तो इनका कंटेम्प्ररी मतलब समकालीन कौन था? जो हर्षा एम्पायर था वो इनका समकालीन था। अब दोस्तों हम बात करेंगे पल्लवा एम्पायर से जुड़ी खास बातों की। इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे उनका क्या नाम था? महेंद्र वर्मन वन, और इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम में। एंड दोस्तों कांचीपुरम को टाउन ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी सारे टेम्पल्स पल्लवास के द्वारा यहाँ पे बनाए गए थे, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब दोस्तों इनके एक किंग थे सिम्हा वर्मन।
इनको सिम्हा विष्णु भी कहते हैं, उन्होंने श्रीलंका को अपने किंगडम में शामिल किया था, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब दोस्तों इनके अगले जो इंपॉर्टेंट किंग हैं वो है महेंद्र वर्मन 600 से 630 एडी के बीच में। एंड दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पोइट थे और इनकी दो कंपोजिशन थी, सबसे पहला विचित्र चित्ता, ठीक है दोस्तों, और सेकंड है महाविलासा प्रहसना। ये दोनों दोस्तों आपको याद रखना होगा। शुरुआत में ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में ये भगवान शिव को फॉलो करने लग गए थे। एंड दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी राइवलरी थी किसके साथ, जो चालुक्यन किंग थे पुलकेशिन सेकंड, उनके साथ इनकी राइवलरी थी, और ये हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स अगले किंग आते हैं नरसिम्हा वर्मन 1 630 एडी से 668 एडी। फ्रेंड्स ये नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये टाइमलाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स नरसिम्हा वर्मन 1 ग्रेटेस्ट पल्लवा रूलर माने जाते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे इनके रूल के दौरान, जैसे कि इन्होंने 642 एडी में पुलकेशिन सेकंड को डिफीट किया था। जो चालुक्यन कैपिटल थी वतापी, उस पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था और इसीलिए इनका नाम पड़ता है वतापी कोंडा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा चोला, चेरा और पांड्य जो तमिल किंगडम थे उनको भी इन्होंने हरा दिया था। इसके अलावा दोस्तों ममलापुरम, महाबलीपुरम जो पोर्ट सिटी है, उसकी स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो इसलिए इनका जो टेन्योर है, जो इनका कार्यकाल है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इन्हीं के रूल के दौरान जो चाइनीज ट्रेवलर था हेन सांग, वो पल्लवा किंगडम को विजिट करते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो आखिरी पल्लवा रूलर हैं उनका क्या नाम है, अपराजिता वर्मन। एंड दोस्तों अपराजिता वर्मन जो हैं वो चोलास के साथ बैटल में मारे जाते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जब पल्लवा डायनेस्टी जो है इसका तो हो रहा है डिक्लाइन और एक दूसरी डायनेस्टी का राइज हो रहा है, और वो डायनेस्टी कौन सी दोस्तों, चोला डायनेस्टी। और दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं मिडिवल पीरियड में। इससे पहले भी हमने चोला डायनेस्टी को पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ा था संगम एज में, लेकिन अब दोबारा चोला डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आती है, वो हम पढ़ेंगे मिडिवल पीरियड में। तो दोस्तों आई होप ये सारे कनेक्शंस, ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ छोटी छोटी डायनेस्टी और भी थी, ठीक है। मेजर तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन इसके अलावा कुछ छोटी छोटी डायनेस्टी और भी थी, जैसे कि कदम्बाज 345 से लेके 540 एडी के बीच में इनका रूल हुआ करता था। अब दोस्तों ये जो एरिया है इसमें कदम्बा डायनेस्टी अपना रूल करती थी। एंड दोस्तों अगर आप इसको और समझना चाहते हैं तो इस वाले मैप में देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन था कदम्बा डायनेस्टी का। तो दोस्तों आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं, कदम्बा डायनेस्टी के बारे में। फ्रेंड्स अर्ली जो पल्लवा थे उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, मतलब समकालीन, वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। दोस्तों ये कौन सी डायनेस्टी है ये हम अगली स्लाइड में इसको समझेंगे। इनके फाउंडर कौन थे फ्रेंड्स, मयूर शर्मन इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, और मयूर शर्मन वो शासक था जिसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। और इनकी कैपिटल थी वैजयंती या फिर बानावसी, और ये कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका में। तो दोस्तों इतनी इंफॉर्मेशन हमको इनके बारे में जाननी होगी, ठीक है। अब दोस्तों अगली डायनेस्टी आती है गंगा डायनेस्टी 350 एडी से लेके 1000 एडी के बीच में। फ्रेंड्स ये जो गंगा डायनेस्टी थी ये बेसिकली जो पल्लवास थे उनके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे और उन्हीं के कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन थे। दोस्तों अगर आप इसको मैप में देखना चाहते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये गंगा डायनेस्टी इसको रूल करती थी। अब दोस्तों यहाँ पे गंगा डायनेस्टी एक थी कलिंगा में, तो इसको तो कहा जाता है ईस्टर्न गंगा और इनको कहा जाता है वेस्टर्न गंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। तो जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है वो कहाँ पर है, कलिंगा में, 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के बीच में थी वहाँ पे। और वेस्टर्न गंगा जो जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहला इनकी कैपिटल थी कोलार। एंड दोस्तों कोलार क्यों फेमस है, वहाँ पे है गोल्ड माइंस,
इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि जो गंगा डायनेस्टी थी, इन्होंने मैक्सिमम जो लैंड ग्रांट्स की थी वो जैन मॉन्क्स थे उनको इन्होंने की थी। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस पे अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों हमने देखा था कि साउथ की जो डायनेस्टीज हैं वो बेसिकली ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रही हैं, वैदिक सेक्रीफाइसेस काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं, जैसे कि अश्वमेघ हो गया, वाजपेयी हो गया। तो इनके रूल के दौरान जो ब्राह्मणा थे वो एक इम्पोर्टेंट क्लास उभर के सामने आते हैं। लैंड ग्रांट की प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़ोरों शोरों पे इस दौरान चल रही थी, लेकिन दोस्तों हर कोई इससे खुश नहीं था, ठीक है। और वो किंगडम जो इससे सबसे ज़्यादा नाराज़ था वो थे कालभ्राज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6th सेंचुरी में इन्होंने एक रिवोल्ट कर दी थी। ये बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे और ये चाहते थे कि जो ब्राह्मणिज्म है इस पर कंट्रोल किया जाए, जो ब्राह्मदेय राइट्स हैं, जो लैंड ग्रांट वाली पॉलिसी है, इसको ख़त्म किया जाए। तो इसके चलते ये रिवोल्ट करते हैं और फिर कॉन्फेडरेसी ऑफ किंग्स, काफ़ी सारे किंग्स एक साथ मिलके कालभ्राज के साथ फाइट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस पे सवाल बन सकते हैं। अब दोस्तों हमने देखा था कि किस तरह से पल्लवाज और चालुक्याज इनके बीच में फाइट होती रहती है। तो इस फाइट का कारण क्या था दोस्तों? सबसे पहला था स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, वर्चस्व की लड़ाई थी कि भाई सबसे बड़ा कौन होगा। दोस्तों वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पे थी। इसके अलावा दूसरा कारण था दोस्तों कृष्णा एंड तुंगभद्रा दोआब। फ्रेंड्स ये वाला जो एरिया है ये कृष्णा रिवर है और ये है तुंगभद्रा रिवर। तो दोस्तों ये वाला जो एरिया है ये दोआब वाला एरिया है और ये काफ़ी फर्टाइल एरिया, काफ़ी उपजाऊ एरिया होता है, और इसी पर कंट्रोल के लिए ये दोनों डायनेस्टी आपस में फाइट करती रहती है। फ्रेंड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से पुलकेशिन सेकंड जो है शुरुआत में पल्लवा किंग को हरा देते हैं, वो थी फर्स्ट स्टेज। फिर हमने देखा सेकंड स्टेज में कि पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन जो हैं वो वतापी पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं और उनको नया टाइटल मिलता है, टाइटल ऑफ वतापी कोंडा। ये थी दोस्तों सेकंड स्टेज, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद थर्ड स्टेज भी थी और उसमें क्या होता है कि जो चालुक्य किंग थे विक्रमादित्य सेकंड, और इनका रूल कब से कब तक का था? 733 से 745 एडी के बीच में ये पल्लवास को डिफीट कर देते हैं। एंड दोस्तों इसी के साथ साउथ में पल्लवा सुप्रीमेसी खत्म हो जाती है। एंड दोस्तों जब पल्लवा अपने डाउनफॉल पे होते हैं तो एक नई डायनेस्टी का उदय होता है, और वो डायनेस्टी कौन सी थी? चोला डायनेस्टी, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड दोस्तों अगर हम बात करें चालुक्यास की तो उनका रूल जो है 757 एडी में ख़त्म हो जाता है। और कौन सी नई डायनेस्टी वहाँ पे हमको देखने को मिलती है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो दोस्तों इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये जो चालुक्यन पीरियड था, ये जो पल्लवन पीरियड था, ये बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज था एंशियंट से मेडिवल इंडिया में जब हम बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्रकूट किंग और जो चोला डायनेस्टी है इसको अब हम पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया में। एंड दोस्तों इस दौरान अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे जो वर्धन डायनेस्टी थी वो भी नॉर्थ में ट्रांजिशन फेज को दिखाती है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होंगी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे के सारे लिंकेजेस आपको समझ में आ रहे होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम छोटा सा एक रिवीजन करते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले जब नॉर्थ और डेक्कन में मौर्य एम्पायर था उस समय हम देखते हैं कि डीप साउथ में हमको चोला, चेरा और पांड्या देखने को मिलते हैं। आई होप दोस्तों आप इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे। इसके बाद आता है पोस्ट मौर्यन पीरियड। इस पीरियड में हमको नॉर्थ में इंडो ग्रीक्स, शाकाज, कुशांस, शुंगाज, कानवाज ये सब देखने को मिलते हैं। वहीं डेक्कन में कौन सी डायनेस्टी होती है? सातवाहन डायनेस्टी। और डीप साउथ में फिर से चोला, चेरा, पांड्या हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम फिर से आगे बढ़ें तो नॉर्थ में होता है गुप्ता एम्पायर। एंड दोस्तों इस समय डेक्कन में कौन थे? वाकाटकाज एंड इक्ष्वाकुश। एंड फ्रेंड्स डीप साउथ में अभी भी चोला, चेरा, पांड्या हमको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अगला फेज आता है वर्धन डायनेस्टी। जब ये नॉर्थ में होती है तब साउथ वाले पोर्शन में हमको पल्लवाज, कदम्बाज, चेराज, पांड्याज, कालवराज एंड दोस्तों चालुक्याज हमको देखने को मिलते हैं। यहां पे चालुक्य में लिखना भूल गया। अब दोस्तों इसके बाद जब वर्धन डायनेस्टी के बाद हम देखते हैं कि इस वाले पीरियड में हमको राष्ट्रकूट देखने को मिलते हैं और जो पल्लवाज हैं उनका डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आई होप इस
समरी से आपके जो लिंकेजेस हैं वो और क्लियर हुए होंगे। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है टेम्पल्स, बट टेम्पल्स को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको हम अलग से जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वो क्या है, डिमांड्स ऑन द पीजेंट्री। अब दोस्तों देखिए, हमने देखा था कि इस पीरियड में जो ट्रेड है उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब दोस्तों जब ट्रेड कम हो रही है तो मतलब जो रिसोर्सेज होंगे वो भी आपके कम हो जाएंगे, और अगर आपको रिसोर्सेज बढ़ाने हैं तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, एग्रीकल्चर। तो दोस्तों इस पीरियड में हम देखते हैं कि जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर काफ़ी सारा बर्डन होता है टैक्सेस का, ठीक है। जो पीजेंट्स हैं वही गवर्नमेंट को मैक्सिमम रिवेन्यू प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। पीजेंट्स को फोर्स लेबर भी करनी होती थी, और उसका क्या नाम था, विष्टी। फ्रेंड्स विष्टी, ये सवाल पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्रीहि का मतलब क्या होता है। ये हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, आप मुझे बताइए कि व्रीहि से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब दोस्तों इस पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रूरल एक्सपेंशन। इस दौरान हमको रूरल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो आपको अगर अपने टैक्सेस बढ़ाने हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको एग्रीकल्चर को भी एक्सपेंड करना होगा, उसका एरिया बढ़ाना होगा। एंड इससे ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो विलेजेस हैं उसको भी एक्सपेंड करना होगा। अब दोस्तों देखिए, जहाँ तक लैंड ग्रांट वाला सिस्टम है उसमें क्या होता था फ्रेंड्स, उसके क्या फ़ायदे होते थे। फ़ायदा ये होता था कि अब जो ट्राइबल पीजेंट्री है वो ब्राह्मण लोगों के अंडर में आ जाएगी, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि नए मेथड्स होंगे कल्टीवेशन के, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो दोस्तों जो लैंड ग्रांट्स थी उसका एक पर्पज़ ये भी था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, नया जो एरिया है वो कल्टीवेशन में आए, जो वर्जिन लैंड है वो एग्रीकल्चर के काम में आने लगे, ठीक है दोस्तों। तो इस पीरियड का इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, रूरल एक्सपेंशन। एंड दोस्तों इसको मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब दोस्तों ये जो विलेजेस थे साउथ इंडिया में, ये 3 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है उर, दूसरा है सभा, और तीसरा होता है नगरम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उर, सभा एंड नगरम। ये 300 से 750 एडी वाला जो फेज था, इसमें हमको विलेज देखने को मिलते हैं साउथ वाले एरिया में। अब दोस्तों उर जो विलेज होते थे इसमें कौन रहा करते थे, जो पीजेंट कास्ट होती थी, जो किसान लोग होते थे वो इन विलेज में रहा करते थे। दूसरा आता है सभा। दोस्तों सभा में भी 2 कैटेगरी थी, एक तो था ब्रह्मदेया विलेज और दूसरी थी अग्रहार विलेज। फ्रेंड्स ब्रह्मदेया विलेज वो विलेज होते थे जो ब्राह्मण लोगों को ग्रांट कर दिए जाते थे लैंड ग्रांट के माध्यम से। अग्रहारा विलेज वो होते थे जहाँ पे जो ब्राह्मण ओनर्स थे वो लैंड पे उनका इंडिविजुअल राइट्स होता था। तो दोस्तों इस तरह से उर एंड सभा 2 तरह के विलेज थे। और तीसरा विलेज था नगरम। फ्रेंड्स नाम से ही लग रहा है नगरम, ये वो विलेज हुआ करते थे जिसमें ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स जो है वो रहा करते थे। एंड क्योंकि अब फ्रेंड्स ट्रेड हो नहीं रही है तो हम देखते हैं कि मर्चेंट्स और जो ट्रेडर्स होते हैं अब उनका मूवमेंट विलेज की तरफ होता है। एंड दोस्तों इससे भी रूरल एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स इस पीरियड में जो चालुक्यन एरिया था वहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती थी महाजन, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, विलेज एल्डर्स, विलेज के जो बड़े लोग होते थे जिनका काम होता था रूरल अफेयर्स को मैनेज करना, उनके लिए ये टर्म यूज़ की गई थी महाजना। तो दोस्तों ये विलेजेस हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर की, जो सामाजिक ढांचा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। फ्रेंड्स हमने देखा था कि इस पीरियड में ब्राह्मणिज्म को काफ़ी बड़े लेवल पे प्रमोट किया जा रहा था। जहाँ तक सोसाइटी की बात है, प्रिंसेस एंड जो प्रीस्ट होते थे उनके द्वारा सोसाइटी को डोमिनेट किया जाता था। फ्रेंड्स हमने देखा था कि इस दौरान काफ़ी लोकल ट्राइब्स होती हैं जो अपना एम्पायर बना लेती हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे ब्राह्मण उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनका जो वर्ण है उसको अपग्रेड करते हैं, उनको प्रमोशन दिया जाता है, उनको ब्राह्मणा या फिर क्षत्रिय का स्टेटस उनको दिया जाता है। इसलिए दोस्तों इस फेज में ब्राह्मण लोगों की काफ़ी इज्जत होती है। प्रिंस एंड प्रीस्ट ये ऊपर होते हैं, और इसके बाद नंबर आता है पीजेंट्री का, जो किसान लोग होते हैं, जो
जिनका प्रोड्यूसिंग फंक्शन होता है। एंड दोस्तों पीजेंट्री जो है वो काफ़ी सारी कास्ट में डिवाइड होती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है एज ऑफ काली, इसको कहते हैं कलयुग। अब दोस्तों ये कलयुग का मतलब क्या होता है, किस चीज को कलयुग कहा गया है? फ्रेंड्स देखिए, ब्राह्मण रिलीजन में 4 वर्ण दिए गए हैं, ठीक है। और जैसे कि सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्रा। फ्रेंड्स और इन चारों वर्णों के फंक्शंस भी डिफाइन किए गए हैं। जो ब्राह्मण है उनका क्या फंक्शन है, सेक्रीफाइसेस वगैरह करवाना। जो क्षत्रिय है उसका क्या फंक्शन है, गवर्न करना या फिर रूल करना। जो वैश्य हैं उनका क्या फंक्शन है, प्रोड्यूसिंग फंक्शन है और उनको टैक्स भरना होता है। और जो शूद्रा हैं उनका क्या फंक्शन है, टू सर्व अदर्स, दूसरों की सेवा करना, ठीक है। ये काम दिया गया था शूद्रा का। तो दोस्तों इस तरह से जो ब्राह्मणिकल धर्म था उसमें चारों वर्णों के फंक्शंस डिफाइन किए गए थे। अब दोस्तों मान लीजिए कि जो पीजेंट्स हैं, जो आर्टिशंस हैं, जिनको एक फंक्शन अलॉट किया गया है, अगर मान लीजिए वो अपने फंक्शन को नहीं कर रहे हैं या किसी दूसरे फंक्शन को उन्होंने अपना लिया है, तो इसको कहते थे एज ऑफ काली, कलयुग। मतलब जो फंक्शन वर्णों को अलॉट किया गया है, अगर वो लोग वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जो वैश्य हैं और जो शूद्रा हैं, तो इस चीज़ को कहा गया है एज ऑफ काली। एंड दोस्तों ये जिम्मेदारी होती थी राजा लोगों की, उनकी ये ड्यूटी होती थी कि ऐसी चीज़ न हो। मतलब जो डिफरेंट वर्न्स हैं, स्पेशली जो वैश्य और जो शूद्रा हैं, वो किसी दूसरे फंक्शन को न करने लग जाए। जो फंक्शन उनको अलॉट किया गया है वही उनको करना होगा, और इस चीज़ को इंश्योर करने की जिम्मेदारी थी किंग की, ठीक है। और इसीलिए किंग का टाइटल था धर्म महाराजा। तो दोस्तों ये जितने भी किंगडम थे, वाकाटकाज, पल्लवास, कदम्बा, वेस्टर्न गंगा, इन सब में जो किंग्स थे उनको ये टाइटल दिया हुआ था धर्मा महाराजा का। तो दोस्तों आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी आरएस शर्मा की बात करें, तो उसमें एंड में 2-3 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। उन चैप्टर को मैं यहाँ पे काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूँ और केवल वही पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें तो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जो चीज़ बच गई है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों अगला चैप्टर आता है इंडियाज़ कल्चरल कॉन्टैक्ट विद द एशियन कंट्रीज़। फ्रेंड्स अगर हम मिडिवल इंडिया की बात करें, तो मिडिवल इंडिया में क्या रूल था कि आपको समुंदर, आपको सी को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। ये हमने दोस्तों मॉडर्न इंडिया में भी देखा था कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होती है तो उसका भी एक कारण था। लेकिन दोस्तों अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट थे एशियन कंट्रीज़ के साथ। हमने हड़प्पन पीरियड को भी देखा था और उसमें भी हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी। अब दोस्तों ये जो कॉन्टेक्स्ट थे, इनका बेसिस क्या था, किस बेसिस पे ये कॉन्टैक्ट होते थे? या तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी, या कुछ कॉन्केस्ट होंगे, या फिर रिलीजन होगा। तो इसके आधार पे इंडिया का कॉन्टैक्ट था एशियन कंट्रीज़ के साथ, और जो ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट होता था। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे बुद्धिज़्म है, तो हम देखते हैं कि इंडिया से बुद्धिज़्म चाइना, बर्मा और सेंट्रल एशिया में फैलता है। अगर हम बर्मा की बात करें तो वहाँ पे थेरावाड़ा जो ब्रांच है बुद्धिज़्म की, उसको फॉलो किया जाता है। अगर हम बर्मा और श्रीलंका देखें तो मैक्सिमम बुद्धिस्ट लिटरेचर जो हैं उनको वहीं पे कंपोज किया गया है। एंड दोस्तों जितने भी पाली के टेक्स्ट हैं उन सबका कंपाइलेशन श्रीलंका में किया गया है। फ्रेंड्स जब कुषाण पीरियड था इंडिया में, तब इतना बड़ा एम्पायर एक सिंगल किंग के रूल के अंडर में था। तो इस समय हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म अफगानिस्तान, चाइना और सेंट्रल एशिया में फैलता है, क्योंकि इस पूरे एरिया में एक ही डायनेस्टी थी, लगभग पूरे एरिया में कुषाण डायनेस्टी। एंड दोस्तों चाइना से बुद्धिज़्म फैलता है जापान एंड कोरिया में। इसके अलावा दोस्तों जो चाइनीज ट्रेवलर्स जो पिलग्रिम इंडिया में आते हैं, जैसे कि फाहियान, हैनसांग, इनके साथ साथ भी इंडिया और इन कंट्रीज़ का कॉन्टैक्ट होता है और हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि किस तरह से सिल्क को ग्रो किया जाता है, ये हमने सीखा था चाइना से, ठीक है। और चाइना ने हमसे क्या सीखा कि किस तरह से बुद्धिस्ट पेंटिंग जो है बनाई जा रही हैं। फ्रेंड्स जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, वहाँ के 2 इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, जैसे कि बेगराम एंड बामियान, ये फेमस है बुद्धिज़्म के लिए। और जो बामियान वाला जो एरिया है वहाँ पे हमको
बुद्धा का टॉलेस्ट रॉक कट स्टेचू देखने को मिलता है। दोस्तों इस वाले फोटो में आप ये रॉक कट स्टेचू देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो प्राकृत लैंग्वेज है वो भी इंडिया से सेंट्रल एशिया में प्रमोट होती है, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी होती है? खरोष्टी। ठीक है। अब दोस्तों जहाँ तक इंडियन कल्चर की बात है तो उसका स्प्रेड होता है साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन किसकी वजह से स्प्रेड हो रहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स बुद्धिज्म का यहाँ पे इतना रोल नहीं आता है क्योंकि वो केवल बर्मा तक सीमित था। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, कल्चर को प्रमोट करने में मैक्सिमम रोल प्ले किया था ब्राह्मणिकल रिलीजन ने। एंड दोस्तों हमको किस तरह से पता चलता है वो आप यहाँ पे देखिए। स्वर्ण भूमि ये वर्ड जो है ये यूज़ किया जाता था बर्मा के लिए। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण भूमि। देन स्वर्ण द्वीपा, ये जावा के लिए इसको यूज़ किया जाता था। एंड दोस्तों स्वर्ण द्वीप का क्या मतलब है? आइलैंड ऑफ गोल्ड। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो पल्लवा किंग थे उन्होंने अपनी कॉलोनी सुमात्रा यहाँ पर भी इस्टेब्लिश की थी और इसके थ्रू इंडियन कल्चर जो है वो इस एरिया में प्रमोट होता है। फ्रेंड जो इंडो चाइना वाला एरिया है, मतलब लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियंस जो है पावरफुल किंगडम सेटअप करते हैं। कंबोजा में मतलब कंबोडिया, और चंपा, दोस्तों चंपा को आप वियतनाम से कनेक्ट कर सकते हो। तो इन दोनों ही एरिया में हम देखते हैं कि इंडियन जो है उनका किंगडम यहाँ पे सेटअप होता है और ये दोनों ही भगवान शिवा के डिवोटी हुआ करते थे। जहाँ तक चंपा की बात है फ्रेंड्स, तो चंपा की तो ऑफिशियल लैंग्वेज ही संस्कृत हुआ करती थी। और दोस्तों इन एरिया में काफ़ी सारे इंडियन सेटलमेंट भी थे और इससे हम देखते हैं कि जो इंडियन लोग हैं और जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं उनके बीच में काफ़ी सारी इंटरमिक्सिंग होती है और इससे नई आर्ट, लैंग्वेज और लिटरेचर इसका एमर्जेंस हमको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स हमको पता है कि बुद्धिज्म का एमर्जेंस इंडिया में हुआ है, उसका ओरिजिन इंडिया में है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल की तो वो हमको इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। वो हमको देखने में मिलता है बोरोबुदुर में, और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? इंडोनेशिया में। और इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल माना जाता है। 8th सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया था। फ्रेंड्स इस वाले फोटो में आप इस टेम्पल को देख सकते हैं। देखिए कितना शानदार ये टेम्पल इंडोनेशिया में बनाया हुआ है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें कंबोडिया की तो वहाँ पे हमको अंकोर वट टेम्पल देखने को मिलता है। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है और इस टेम्पल के जो पैनल्स हैं वहाँ पे रामायण और महाभारत की स्टोरी को दिखाया गया है। फ्रेंड जहाँ तक रामायण की बात है ये इंडोनेशिया में काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है। एंड दोस्तों इस वाले फोटो में आप इस टेम्पल को, अंकोर वट टेम्पल को देख सकते हैं। कितना शानदार ये टेम्पल यहाँ पे इन लोगों ने बना के रखा है। अब दोस्तों जब हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें ट्रेडर्स का भी मेन रोल था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस समय ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी होती थी। ठीक है। तो इंडिया से जब ट्रेडर्स जा रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में तो उनके साथ हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारे आइडियाज़ भी ट्रेवल करते थे। लेकिन दोस्तों ये ट्रेवलिंग वन वे नहीं थी, ये 2 वे ट्रैफिक होता था। हमने भी दूसरी कंट्रीज से काफ़ी कुछ सीखा। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से गोल्ड कॉइन्स बनाए जाते हैं ये हमने सीखा था ग्रीक्स एंड रोमन से। सिल्क किस तरह से ग्रो होती है ये हमने सीखा था चाइना से। बेटल लीव्स, ये जो पान की पत्तियां होती हैं, इसकी नॉलेज हमको मिली है इंडोनेशिया से। वहीं दोस्तों अगर कॉटन की हम बात करें तो कॉटन का जो मेथड था कि किस तरह से उसको ग्रो किया जाता है, ये इंडिया से ये मेथड गया चाइना और चाइना से ये मेथड गया सेंट्रल एशिया। अब दोस्तों ये जो टॉपिक हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है ये मेंस के लिए भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम कल्चर की बात करें तो सवाल पूछा जा सकता है कि इंडियन कल्चर अब्रॉड, इस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ पे आप ये सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अब फ्रेंड्स अगला जो चैप्टर है आर एस शर्मा में वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट फेज। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें थोड़ा हमको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और मुझे लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है सोशल क्राइसिस एंड ओरिजिन ऑफ लैंड ग्रांट्स। मतलब दोस्तों ये जो लैंड ग्रांट की प्रैक्टिस हमने देखी, इसकी मूल वजह क्या थी इसको लाने की, वो इस चैप्टर में समझाया हुआ है। फ्रेंड्स देखिए जो ये प्रैक्टिस थी लैंड ग्रांट्स की, इसका उदय हुआ था एक तरह के सोशल क्राइसिस की वजह से। 3rd 4th सेंचुरी में दोस्तों हम देखते हैं कि सोसाइटी में एक सोशल क्राइसिस हमको देखने को मिलता है और उस क्राइसिस को दूर करने के लिए लैंड ग्रांट की प्रैक्टिस लाई गई थी।
फ्रेंड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद नंबर आता है वैश्य और सबसे लास्ट में शूद्रा। इन चारों वर्ण को फंक्शंस अलॉट किए गए थे। अब दोस्तों 3rd 4th सेंचुरी में हम देखते हैं कि ये जो वर्ण थे ये अपना फंक्शन करने से मना कर देते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इस स्पेशली जो वैश्य और शूद्रा की हम बात करें तो, और ये लोग क्या कर रहे थे, ये अपर वर्णा के फंक्शंस को अब निभाने लग गए थे। एंड दोस्तों इसी को कहा गया था सोशल क्राइसिस। अब दोस्तों ये जो लोअर क्लास थी जैसे कि वैश्य, इनका फंक्शन क्या था, टैक्स पे करना, और शूद्राज इनका फंक्शन क्या था, सर्व करना। ये लोग इस काम को करने से मना कर देते हैं। एंड दोस्तों इससे वर्ण समकारा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फ्रेंड्स वर्ण समकारा क्या होता है, इंटरमिक्सचर ऑफ सोशल क्लासेस। मीन्स दोस्तों अब जो वैश्य है वो क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण का काम कर रहा है, जो शूद्रा है वो वैश्य या फिर क्षत्रिय का काम कर रहा है। तो इस तरह से जो सोशल क्लासेस थी उसमें इंटरमिक्सिंग हमको देखने को मिलती है और इसी को कहा गया है वर्ण समकारा। दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है मेंस में भी और ये सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी। एंड दोस्तों ये जो वर्ण समकारा वाली प्रैक्टिस थी, इसमें दोस्तों ये जो लोअर वर्णा थे इन्होंने वर्ण बैरियर्स को अटैक किया था। अब दोस्तों सवाल उठता है कि भाई क्यों अटैक किया है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो वैश्य है उसको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, जबकि जो शूद्रा है उसके ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे एंड इनको किसी भी तरह से किंग का प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। तो इसलिए ये दोनों ही जो वर्णा थे इन्होंने वर्ण बैरियर को अटैक किया था। एंड दोस्तों इसी को कहा गया है कलयुग और ये वर्ड यूज़ किया है पुराण में, ठीक है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि जब इतनी समस्या हो रही थी तो इसको रिजोल्व करने के लिए क्या किया गया। दोस्तों काफ़ी सारे उपाय किए गए थे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर इसको कर्टेल करने के लिए लाया गया था वो था लैंड ग्रांट्स। या तो प्रीस्ट को आप कर दीजिए एंड ऑफिसर्स जो ब्यूरोक्रेसी होती थी उनको अब हम लैंड ग्रांट दे देंगे। अब दोस्तों देखिए इसका क्या फ़ायदे थे। सबसे पहला फ़ायदा तो ये था फ्रेंड्स कि अब टैक्स कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस ये जिम्मेदारी उस बेनिफिशियरी की हो जाएगी, या तो जो ब्राह्मण है या फिर जो ब्यूरोक्रेट है, क्योंकि अब उसको लैंड ग्रांट दे दी गई है, अब उसको उससे टैक्स कलेक्ट करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है वो भी इसी बंदे को समझना होगा। तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर कोई इशू होता है तो आप ऑन द स्पॉट उसका डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, और अच्छे से आप टैक्स भी वसूल कर सकते हो। ये तो था दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट कारण। दूसरा दोस्तों क्या है कि देखिए इससे हुआ क्या कि नई जो लैंड थी जो अभी तक एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो रही थी, अब उसको कल्टीवेशन के अंडर में लाया गया और इससे हुआ क्या दोस्तों, प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टैक्सेस बढ़ेंगे, तो फायदा इसमें किंग का ही हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि अब जो ट्राइबल पीपल हैं, ठीक है, उनके ऊपर अब ब्राह्मण आ गए हैं। अगर ब्राह्मण को लैंड ग्रांट दी गई है तो पहले तो जैसे मान लीजिए ये खेत हैं, इस खेत पे अधिकार था ट्राइबल लोगों का, ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर आ गए हैं ब्राह्मण, ठीक है। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि अब जो ब्राह्मण लोग हैं वो ट्राइबल लोगों को नए तरीके सिखाएंगे। किस तरह के तरीके, ब्राह्मणिकल वे ऑफ लाइफ, मतलब आपको टैक्स पे करने हैं, आपको किंग को ओबे करना है। तो दोस्तों इस लैंड ग्रांट वाली प्रैक्टिस से जो वर्ण समकारा की जो समस्या थी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी। अब दोस्तों अगला टॉपिक आता है डिक्लाइन ऑफ स्टेट कंट्रोल। फ्रेंड्स आप इसको समझ पा ही रहे होंगे कि जब आप लैंड ग्रांट कर रहे हो प्रीस्ट को या फिर ऑफिसर्स को, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि अब जो बेनिफिशियरी है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स को कलेक्ट करना, लोगों को गवर्न करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि जो किंग की जो पोजीशन है, हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड के बाद उसमें काफ़ी डाउनफॉल आता है, उसको अंडरमाइन किया जाता है। एंड दोस्तों इसको समझना काफ़ी आसान है। इसके अलावा दोस्तों हमको एक नई एग्रेरियन इकोनॉमी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स इसको आप इस तरह से समझिए कि जो ब्राह्मण है उसको एक लैंड दे दी गई है, लेकिन ये ब्राह्मण जो है ये खुद से इसको कल्टीवेट नहीं करेगा। हालांकि इसका मालिक यही है, लेकिन ये इसको कल्टीवेट नहीं कर रहा है। ये ब्राह्मण भी हो सकता है या फिर कोई ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों किसी को तो खेतों पे काम करना होगा,
तो अब जो पीजेंट्स होंगे या जो शेयर क्रोपर्स होंगे, मतलब जो वैश्याज होंगे, ठीक है दोस्तों, अब उनसे ये काम करवाया जाएगा एंड दोस्तों उनका किसी भी तरह से लैंड पे कंट्रोल नहीं होगा। तो इस तरह की नई एग्रेरियन इकोनॉमी हमको इस फेज में देखने को मिलती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फीचर है डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स। फ्रेंड्स, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 6th सेंचुरी एडी आते आते जो ट्रेड थी उसमें डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है। हमने देखा था कि रूरल एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है और उसका एक कारण क्या था कि ट्रेड जो है अब काफ़ी कम होती जा रही है। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ हमारी ट्रेड थी वो तो 3rd सेंचुरी में ही ख़त्म हो जाती है और जो बची कुछ ही ट्रेड थी, जो सिल्क ट्रेड थी, अब उसमें भी काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। जो अरब्स थे अब वो बीच में आ जाते हैं, वो मिडिल मैन बन जाते हैं, तो ये भी ट्रेड इतनी प्रॉफिटेबल हमारे लिए नहीं होती है। एंड दोस्तों जब ट्रेड का डिक्लाइन हो रहा है तो इसका सीधा फर्क पड़ेगा, सीधा असर पड़ेगा टाउन्स के ऊपर, क्योंकि टाउन्स में आर्टिशंस लोग ही तो रहते थे, जो ट्रेडर्स होते थे वो टाउन्स में ही तो रहते थे। तो जब ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है तो टाउन्स का मतलब क्या है, तो हम देखते हैं दोस्तों पोस्ट गुप्ता पीरियड में टाउन्स हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं, उसमें डीके हमको होता है। इसके अलावा दोस्तों जो मर्चेंट्स होंगे, जो आर्टिशंस होंगे, जो टाउन्स में रहा करते थे, अब वो भागेंगे विलेज की तरफ और सब अब जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, कल्टीवेशन वगैरह करने लग जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और हमको समझनी होगी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम गैंगटिक बेसिन की बात करें तो यहाँ पे जो वेश्याज होते थे ये बेसिकली फ्री पीजेंट्स होते थे। फ्रेंड्स देखिए, ये लैंड है, इस पे वेश्या का कंट्रोल होता था, बट जब लैंड ग्रांट वाली प्रैक्टिस आ गई तो इस लैंड के ऊपर ब्राह्मण लोग आ जाएंगे और उनका कंट्रोल हो जाएगा, ब्राह्मण या फिर जो ऑफिसर्स होंगे। और सबसे टॉप पे कौन है? किंग। तो ये 3 लेयर हमको देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम इस फेज में देखते हैं कि जो वेश्याज हैं उनका स्टेटस हमको डाउनफॉल उसमें देखने को मिलता है, उनकी स्थिति शूद्रास के समान हो जाती है। मतलब अब उनको भी केवल सर्व ही करना है क्योंकि लैंड पे उनका अधिकार नहीं था। तो दोस्तों इस तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हमको देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसके अलावा अगला टॉपिक आता है चेंज इन वर्ना सिस्टम। फ्रेंड्स देखिए, इस वाले पीरियड में हम देखते हैं कि एक तो लैंड ग्रांट की प्रैक्टिस काफ़ी बड़े लेवल पे प्रैक्टिस की जा रही है, लैंड ग्रांट। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि लैंड ग्रांट से लोगों के पास पावर भी आ रही है और हम देखते हैं कि काफ़ी सारी लोकल ट्राइब्स होती हैं, वो अपने अपने एम्पायर क्रिएट करने लग जाती है। तो दोस्तों पावर और लैंड ग्रांट इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको इस पीरियड में देखने को मिलता है। एंड दोस्तों जिसके पास लैंड है, जिसके पास पावर है, वो ऑटोमेटिकली अब सोसाइटी में हाई पोजीशन डिमांड करेगा। ठीक है, अब उस हाई पोजीशन को अकोमोडेट करने के लिए दोस्तों इस फेज में 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स काफ़ी सारी कास्ट जातियां जो हैं वो बनाई जाती हैं ताकि इन सब लोगों को उसमें अकोमोडेट किया जा सके। आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों अगला टॉपिक आता है कल्चरल डेवलपमेंट्स। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें एंशिएंट पीरियड की तो काफ़ी बड़े एरिया पे एक ही किंग का रूल होता था। अब दोस्तों इससे होगा क्या कि इस किंगडम में जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे, ठीक है, वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट भी होगा आपस में, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जा भी सकते हैं। ठीक है, बट दोस्तों हम देखते हैं कि जब गुप्ता एम्पायर का ब्रेकअप होता है तो काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स हमको देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों अगर मान लीजिए जैसे ये इंडिया है तो काफ़ी सारे अगर इंडिपेंडेंट किंगडम है तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि लोग जब जो हैं एक एरिया से दूसरी एरिया में नहीं जाएंगे, कम्युनिकेशन करना या फिर कांटेक्ट करना इतना आसान नहीं होगा। एंड दोस्तों क्योंकि ट्रेड अब ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी है तो अब लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएंगे, वो तो वैसे भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो इसलिए अब वो अपनी लैंड से स्टिक करेंगे। तो दोस्तों जब इतने सारे किंगडम हमको इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं तो अब मतलब लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इस फेज में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सब नेशनल यूनिट्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है, काफ़ी सारे रीजन्स डेवलप होते हैं जिनका अपना खुद का कल्चर होता है, कस्टम्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, क्लोथ्स होते हैं। दोस्तों आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं।
इसके अलावा दोस्तों ये वाला जो फेज है 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ये इंडिया की जो लिंग्विस्टिक हिस्ट्री है उसमें काफ़ी रिमार्केबल डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेज जो हैं इस पीरियड में डेवलप होती हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ट्रेड का डिक्लाइन होता है। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट एरियाज़ बनते हैं, लोगों का कॉन्टैक्ट या उनका कम्युनिकेशन आपस में बहुत वीक हो जाता है, और इस तरह से एक नेचुरल एक बॉर्डर बन जाती है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। और जब आप आइसोलेटेड हैं तब आपका खुद का एक कल्चर, एक लैंग्वेज डेवलप होती है, और वो हमको इसी फेज में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मौर्य से गुप्ता पीरियड, तो इस दौरान ऑलमोस्ट हमको सेम स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट आती है, उसको पढ़ना अगर आपको आता है, तो मौर्य से लेके गुप्ता पीरियड के जितने भी इंस्क्रिप्शन होंगे उनको आप आराम से पढ़ लोगे। लेकिन दोस्तों 7th सेंचुरी के बाद रीजनल स्क्रिप्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि पोस्ट गुप्ता जो इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ना इतना आसान नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिक स्क्रिप्ट पता है तभी आप उस एरिया के इंस्क्रिप्शन को पढ़ पाएंगे। तो ये सारे डेवलपमेंट हमको इसी फेज में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस फेज में हमको भक्ति एंड तांत्रिसिज्म भी देखने को मिलता है। अब रीजन की बात हो रही है, तो दोस्तों जब रीजन्स अलग अलग हो गए तो अब सब में उनका स्पेसिफिक टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी हमको देखने को मिलेगा, किस तरह से मूर्तियां वगैरह वो लोग बनाएंगे वो हमको देखने को मिलेगा, और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस दौरान हम जो डिविनिटीज़ होती हैं, जो गॉड्स होते हैं, उसमें भी हमको डिवीजन देखने को मिलता है। जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा, इनको सुप्रीम गॉड माना जाता है। इस दौरान दोस्तों हमको भक्ति कल्ट का भी एमरजेंस देखने को मिलता है। अब दोस्तों भक्ति का मतलब क्या होता है? कंप्लीट सरेंडर टू गॉड या फिर डिवोशन। दोस्तों देखिए इसमें होता क्या है कि आप कुछ ऑफर करते हो गॉड को, और उसके बदले आप कुछ रिटर्न जो है या फिर फेवर एक्सपेक्ट करते हो। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान अगर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं 121 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, 121 रुपीज़ का प्रसाद में चढ़ाऊँगा। तो दोस्तों यही होती है भक्ति। आप कुछ ऑफर कर रहे हो और इसके बदले आप कुछ फेवर गॉड से मांग रहे हो। अब दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा सा डीप में समझें तो जो टीनेंट और लैंड ओनर के बीच का जो संबंध है वही यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों टीनेंट और लैंड ओनर के बीच का संबंध क्या है? टीनेंट एंड लैंड ओनर्स। जो टीनेंट है वो अपना सब कुछ लैंड ओनर को सौंप देता है, पूरा काम करेगा, और बदले में वो क्या उम्मीद करता है? सैलरी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि भक्ति कल्ट का इमर्जेंस हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस फेज का जो सबसे रिमार्केबल डेवलपमेंट था वो क्या है? स्प्रेड ऑफ तांत्रिसिज्म। तंत्र मंत्र जो है इस फेज में दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। और दोस्तों इस वाले सेक्ट में वुमेन और शूद्रा दोनों की एंट्री अलाउड थी। इसमें मैजिक रिचुअल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता था। अब दोस्तों क्या कारण था जिसकी वजह से तांत्रिसिज्म हमको देखने को मिलता है? क्योंकि दोस्तों देखिए लैंड ग्रांट से जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है उसमें काफ़ी सारे एबओरिजिनल्स ट्राइबल्स जो हैं उनकी एंट्री हो रही है, और जब ट्राइबल किसी सेक्ट में आ रहे हैं तो उनके साथ उनके रिचुअल्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके चार्म्स भी आएंगे, और वो सब ब्राह्मणिज्म में अपनी जगह पा लेते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं इस फेज में तांत्रिसिज्म और भक्ति ये हमको देखने को मिलती है। अब दोस्तों आखिरी आज का टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस। दोस्तों ये ऑलरेडी हम डिफरेंट जगह पे इसको हम कवर कर चुके हैं, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इस वाले चैप्टर में दी हुई है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए जो प्री वैदिक टाइम था उसमें सोसाइटी किस तरह की थी इसका हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स नहीं है। जो हमको स्टोन टूल मिले थे उसी के बेसिस पे हमने ये समझा था कि शुरुआत में लोग हंटर्स थे या फूड गैदरर थे, उसके बाद उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, तो हमने स्टोन के बेसिस पे देखा। जब हड़प्पन पीरियड की बात आती है तो हमको अच्छे से पता है कि वो एक अर्बनाइजेशन फेज थी, हमको काफ़ी सारे इसके एविडेंस मिले हैं। जहाँ तक ऋग वैदिक सोसाइटी की बात है दोस्तों हमको पता है कि वो एक ट्राइबल सोसाइटी थी, पास्टोरल सोसाइटी थी, एक सेमी नोमैडिक सोसाइटी वो हुआ करती थी। इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था।
लेकिन दोस्तों कुछ कीवर्ड्स इस चैप्टर में दिए गए हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि गोमठ। गोमठ का मतलब होता है वेल्दी पर्सन, वो व्यक्ति जिसके पास काफ़ी पैसा है। देन गोपा एंड गोपति, मतलब दोस्तों राजा के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया था। देन दुहितर, ये बोलते हैं दोस्तों डॉटर को। एंड दोस्तों देखिए ये सारे जो शब्द हैं ये काउ से ही लेके बनाए गए हैं। दोस्तों आज भी देखिए जो नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ पे दोहिती ये शब्द यूज़ किया जाता है और उसका संबंध इसी से दुहितर। बफेलो के लिए कहा जाता था गोवाला। एंड दोस्तों इस पीरियड में हम देखते हैं कि ये ट्राइबल सोसाइटी थी, पास्टोरल सोसाइटी थी। इसमें हाई या फिर लो सोशल क्लास हमको देखने को नहीं मिलती है, हालांकि हाई एंड लो रैंक हमको देखने को मिलती है। किंग था, उसकी प्रजा थी, जब बंटवारा होगा बलि का या जो वॉर बूटी है जब उसका बंटवारा होता था तो किंग को ज़्यादा मिलता था और जो प्रजा होती थी उसको कम मिलता था। तो हाई और लो रैंक तो हमको देखने को मिलती थी, लेकिन हाई और लो सोशल स्टेटस हमको देखने को नहीं मिलता था। साथ ही साथ दोस्तों जो सर्विंग ऑर्डर है, जो चौथा ऑर्डर है शूद्रा, वो हमको इस फेज में नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद आता है दोस्तों लेटर वैदिक पीरियड। इसमें सोसाइटी एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो जाती है और दोस्तों इस फेज में भी जो रूलर है और जो रूल्ड है उसके बीच में शार्प डिस्टिंक्शन हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फ्रेंड जो 6th सेंचुरी बीसी में एज ऑफ बुद्धा है, एज ऑफ बुद्धा, इस सोसाइटी में दोस्तों हम देखते हैं कि ये फुल्ली एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है और क्लास डिवाइडेड सोसाइटी होती है। फ्रेंड्स देखिए आयरन का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया था और आयरन की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया था। अब दोस्तों जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो अब आप उससे टैक्स वसूल कर सकते हो और अब आप अपनी आर्मी, अपनी ब्यूरोक्रेसी को खड़ा कर सकते हो। अब दोस्तों आपका फोकस क्या होगा, एग्रीकल्चर को बढ़ाना। एंड दोस्तों उसके लिए अब आपको कुछ लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर काफ़ी छोटे लेवल पे होता था, ठीक है, और वो फैमिली मेंबर की हेल्प से हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो अब आपको दोस्तों कुछ स्लेव चाहिए होंगे, कुछ वेज अर्नर्स चाहिए होंगे जो कल्टीवेशन में मदद कर सकें। एंड दोस्तों दूसरी चीज़ आपको कुछ लोग ऐसे चाहिए होंगे जो आपको टैक्स पे कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो टैक्सेशन एंड सर्विंग ये दो ऐसी चीज़ें थी जो इस फेज की ज़रूरत बन गई थी। एंड दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए वर्ण सिस्टम डिराइव किया गया था। एंड दोस्तों वर्ण सिस्टम में बेसिकली क्या है, हर वर्ण के फंक्शन जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं कि जो वैश्य हैं उनका प्रोड्यूसिंग फंक्शन होगा, उनको टैक्स पे करना है, और जो शूद्रा होंगे उनका फंक्शन क्या है, टू सर्व अदर्स। तो दोस्तों इसी के लिए वर्ण सिस्टम डिवाइस किया गया था। दोस्तों आई होप आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे कि लैंड ग्रांट के पीछे क्या मकसद था, वर्ण सिस्टम के पीछे क्या मकसद था। एंड दोस्तों इस फेज में हम देखते हैं कि अपर वर्ण और जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में डिस्टिंक्शन हमको देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 3rd-4th सेंचुरी एडी में वर्ण समकारा वाला इशू होता है, तो इसको रिजोल्व करने के लिए लैंड ग्रांट जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। एंड दोस्तों अगर हम बैकवर्ड एरियाज की बात करें तो देखिए क्योंकि ब्राह्मण लोगों को आयुर्वेद की नॉलेज पता होती थी तो इसका फ़ायदा मिला वहाँ के लोगों को और इससे प्रोडक्शन भी बढ़ता था, ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब दोस्तों जो वैश्य और जो शूद्रा ये जो दो डिफरेंट वर्ण थे दोस्तों, हम देखते हैं कि अब इस वाले पीरियड में जो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड वाला जो पीरियड है यहाँ पे इन दोनों के जो बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अब लैंड ग्रांट हो रही है तो वैश्या का ज़मीन पे हक तो होगा नहीं, अब उनका भी केवल सर्विंग वाला ही फंक्शन होगा जो कि शूद्रा का भी होता था। इसलिए दोस्तों गुप्ता पीरियड और उसके बाद हम देखते हैं कि शूद्रा और वैश्या जो हैं सोशली और इकोनॉमिकली पास पास आ जाते हैं। एंड दोस्तों इसका रिजल्ट क्या होता है, एक नई क्लास का एमरजेंस होता है, लैंडलॉर्ड्स, जो कि पीजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एंड दोस्तों इससे एक नई सोशल फॉर्मेशन का ग्राउंड बनता है और वो सोशल फॉर्मेशन क्या होती है, फ्यूडल सोसाइटी, इसको बोलते हैं दोस्तों सामंतवाद। एंड दोस्तों इसके बाद से ही हमारा मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। एंड दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में
मुझे अपना सजेशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।